चलिए शुरू करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र, आपके लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट है। और ये जो है सार संग्रह का वन लाइनर जो बुक मैंने पढ़ाया है, 9 घंटा का वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हर टॉपिक का पढ़ाया है। उसमें क्या है कि वन लाइनर मैंने पढ़ाया है, उसी बुक का एमसीक्यू तैयार किया हूँ। तो आप ये पढ़िएगा ना तो आपको आसानी से एमसीक्यू हो जाएगा। आंसर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप टिक लगा दीजिएगा, हमको बताने से पहले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो नलिन अकाडमी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, नो डिटेल, नो जानकारी ज़्यादा देंगे। चलिए, तो शीत निद्रा जिसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं, तो शीत निद्रा जो होता है कि मतलब शीत निद्रा के दौरान जो है मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो शीत निद्रा मतलब ठंडे के समय में जाके जमीन के अंदर मेढक छुप जाता है, तो उसमें तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो क्या कैसे लेगा सांस? तो वो लेगा त्वचा से, स्किन से, त्वचा से लेगा। चलिए, ये प्रश्न हो गए। और भी बातें करें तो यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है श्वसन क्रिया का दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो श्वसन क्रिया की दर जो होती है, बताइए किस यंत्र द्वारा मापेंगे? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम जानते हैं कि श्वसन का मतलब होता है, श्वसन का इंग्लिश शब्द याद रखिएगा, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन होता है, तो हम जान गए कि रिस्पिरेशन होगा तो रिस्पिरेशन मीटर भी होगा, है ना? तो रिस्पिरेशन मीटर तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? रेस्पिरोमीटर लगा देंगे। क्लियर? तो रेस्पिमीटर, रेस्पिरोमीटर, क्लियर हो गया। श्वसन को मापने की क्रिया को कहते हैं, यंत्र है वो। अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के कितने अणु बनते हैं? मतलब CO2 है ये, CO2 के कितने अणु बनेंगे? बता दीजिए। अगर मान लीजिए श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें ग्लूकोज के अणु होते हैं। अणु से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का? बता दीजिए। तो हम बताएँगे 6। कितने? 6, क्लियर हो गए। और भी चलें। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है कि श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा शरीर में किस रूप में संचित होती है, मतलब स्टोर होती है? बताइए, श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है शरीर में, बताएँगे किस रूप में संचित होगा, स्टोर होगा, ये बताइए। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम श्वसन है, साँस है, उत्पन्न ऊर्जा है, तो कैसे बनेगा? तो एटीपी अणु से बनेगा, ठीक है? कैसे बनेगा? एटीपी अणु से बनेगा। स्टोर होगा कैसे? एटीपी अणु से। और भी बात कर लें, तो 5वें प्रश्न की बात करें, रुधिर का। रुधिर मतलब ब्लड। ब्लड का कौन-सा घटक जो है ऑक्सीजन मतलब O2 का अवशोषण करता है? O2 का अवशोषण करेगा, बताइए। ऑब्जर्व करेगा, बताएँगे। तो हम बता देंगे कि इसमें हम रुधिर की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की। तो हम जानते हैं कि लाल रक्त कणिका, आरबीसी, ये हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए छठे प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न है कि अधिक ऊँचाई पर जाने पर रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? मतलब अगर मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हैं, कोई पहाड़ी या ऊँचे क्षेत्र पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो कम हो जाता है। तो उसे क्या कहिएगा? हाइपरटेंशन कहेंगे या हाइपोक्सिया कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम रहा है, तो उसे हाइपोक्सिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। हाइपोटेंशन किसे कहेंगे? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो वेट कीजिए, क्योंकि इसका भी सवाल है मेरे पास। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, ऊँचाई पर जाने पर शरीर में किसकी संख्या जो है बढ़ जाती है? बताइए, ऊँचाई पर जो है जाइएगा तो शरीर में किसकी संख्या बढ़ जाएगी? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, किसका? तो हम बताएँगे आरबीसी का बढ़ जाता है। आरबीसी का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। लाल रक्त कणिका का, है ना? 8वें प्रश्न की बात करें, जलीय जीवों में श्वसन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? श्वसन जो है, बताइए मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा? जलीय जीवों में, बताएँगे। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे क्लोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम। क्लोम को ही गलफड़ा या गिल्स कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर 9वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप बोले ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी, या कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइकोलिसिस की खोज की है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे, इसमें हम 3 आदमी का नाम ले लेते हैं। इम्बेडेन,
याद रखिएगा एम बडेन, मेयरहोफ या पारनस। क्या बोलिएगा? पारनस। तो एम्बेडेन, मेयरहोफ और पारनस, ये 3 व्यक्ति का नाम आता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा ये तीनों। अब लीजिए और भी सवाल आए, और भी सवाल क्या है सुनिए कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्लाइकोलिस प्रक्रिया जो होती है, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ईएमपी पाथवे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ई से किनका नाम था? एम से किसका नाम था? एम से हम जान गए मेयरहोफ, और पी से किसका नाम था? पार्टनर्स, याद रखिएगा। और ए से कौन था? एम बडेन, है ना? तो तीनों का नाम इसी का नाम शॉर्ट में कर दिया। 11वां प्रश्न और देखिए, इसी से सवाल है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया अगर होती है, तो बताइए कि कोशिका के किस भाग में संपन्न होगा? बता देंगे? तो हम बताएँगे साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव में होगा। किसमें होगा? साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव में होगा, ये हम जानते हैं। और साइटोप्लाज्मा होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मा जैसे पढ़ रहे हैं, उससे पहले और भी सवाल है, चलिए आगे हम खत्म करते हैं उसके बाद, क्योंकि बता दूँगा तो फिर तो एमसीक्यू करिएगा वैसे। देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज का एक अणु कितने पाइरुविक अम्ल अणुओं में टूटता है? बताइए पाइरुविक अणुओं में टूटता है, बता दीजिए प्लीज। जिसे हम पाइरुविक एसिड बोलते हैं। तो कितने में टूटेंगे? तो हम बताएंगे 2 अणु में टूटेंगे। और 2 अणु कहाँ दिखेगा? आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है, क्या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जिसे हम O2 बोलते हैं की आवश्यकता होती है? बताइए हाँ या नहीं? बताएँगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, नहीं होगा ना? तो नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की अगर प्रक्रिया हो रही है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से क्या होते हैं? पाइरुविक अम्ल होते हैं, जिसके 2 अणु का निर्माण होता है। ये हम पढ़े हैं। और इसी प्रक्रिया में मतलब इसी प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसमें आवश्यकता नहीं है। समझ गए? यह संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होगा? ऑक्सीजन में नहीं होगा, ये होगा कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्मा में संपन्न। अब कन्फ्यूजन दूर हुआ ना? ऑक्सीजन पूछे? नहीं। 14 प्रश्न की बात करेंगे। क्लूम, क्लूम को ही गलफड़ा या क्लूम कहते हैं, ठीक है? गलफड़ा या गिल्स कहते हैं। का मुख्य कार्य क्या है? बता दीजिए। तो मुख्य कार्य हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हैं। बता दीजिए। बताइए। तो याद रखिएगा, क्लोम कहिए, गलफड़ा कहिए या क्लोम कहिए, गलफड़ा कहिए या गिल्स कहिए। ये जो है जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में जलीय जीवों को सहायता करता है। तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसका उपयोग करने में जो जलीय जीव होते हैं, उनको फ़ायदेमंद होता है। उनके लिए सहायता करता है। और क्लोम जो है त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। त्वचा के बाहर होता है, जो कि ये मछलियों में दिखेगा आपको, और भी जो पानी में रहते हैं। डी आंसर। शरीर की डी आंसर काहे बता रहा हूँ। डी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है बी होगा, ठीक है? अब चलिए 15वां प्रश्न, 14 का हो गया आंसर। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु के घनत्व जो डेंसिटी होते हैं पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ वायु में जो है घनत्व पर अगर प्रभाव पड़ता है तो क्या पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, है ना? नॉर्मल बात है। तो अगर ऊंचाई पर अगर जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगा? तो आप सोचिए, बढ़ेगा तो नहीं है, घटेगा ही ना, घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करें, वो सवाल आप छोड़ सकते हैं। 16वां प्रश्न है, श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? साँस लेना एक कैसी प्रक्रिया है? बताइए, क्या कैटेबॉलिक है या एनाबॉलिक है? एनाबॉलिक बोल दीजिए, या फिजिकल ओनली है या नन ऑफ दीज़? बता दीजिए। मैं ऐसे ही पढ़ लिया, आप बता दीजिए 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है
बताइए? तो देखिए, अगर देखा जाए आंसर तो इसमें एक ऑप्शन और नहीं दिया है। अगर देता तो वो भी होता है। जैवरा या जैव रासायनिक बोल दीजिए, ठीक है? नहीं तो आप कैटाबॉलिक बोल दीजिए, जो कि कैटाबॉलिक ऑप्शन में है तो आंसर यही होगा, ठीक है? तो श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? तो कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अब या देखिए अपचयी प्रक्रिया है। क्लियर हो गए? और नहीं तो अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता तो एक और रहता जैव रासायनिक प्रक्रिया होता। ठीक है? क्लियर हो गया। बायोकेमिकल बोल देते हैं। 17वां प्रश्न क्या है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है? बताइए। आरबीसी का पूरा नाम बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और वीवीआई प्रश्न है। आरबीसी का पूरा नाम। हम जानते हैं लाल रक्त कणिका। तो लाल रक्त कणिका में क्या रेड ब्लड सेल्स होते हैं? ये हम पढ़े हैं। क्या इसमें से और कोई होता है? रेड बॉडी सेल्स होते हैं? नहीं ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिका। अगर मान लीजिए 18वां प्रश्न पूछते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति मतलब एक साधारण, सुरक्षित और अच्छा व्यक्ति, जिसमें कोई बीमारी-वारी ना हो, व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर क्या है? तो हम जानते हैं 72 बार है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका हृदय की अगर औसत रेशियो देखा जाए तो 72 बार मिनट, जो कि अभी किसी में नहीं है। किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। चलिए, 19वां प्रश्न है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन-सा है? तो श्वसन तंत्र का अगर मुख्य अंग पूछा जाए, मेन ऑर्गन, ठीक है? तो बताइए ह्यूमन का हृदय है कि फेफड़ा है? तो हम जानते हैं हमारा तो भाई इंसान के लिए अगर देखा जाए ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, तो भाई फेफड़ा ही होगा, लंग्स ही होगा, है कि नहीं? अब आगे 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हम पढ़े हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ये हम पढ़ते हैं। सुनिए, तो हाइपोक्सिया की स्थिति में शरीर के ऊतकों को जो है क्या कम मिलता है? मतलब टिश्यू को क्या कम मिलता है? बताइए। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन कम मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं? चलिए, 21 क्वेश्चन नंबर क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव में जाने का मुख्य कारण क्या है? बता देंगे। अगर मान लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव में जाना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएँगे O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। O2 की कमी और CO2 की अधिकता पर होता है। अगर आपसे पूछे मतलब ऑक्सीजन की कमी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ये दिक्कत होती है। 22 सवाल जो है, श्वसन किस प्रकार की जो है प्रक्रिया मानी जाती है? जो हम साँस लेते हैं, वह किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाएगी बताइए? हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अपचयी प्रक्रिया माना जाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस माना जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बताइए। तो एकदम सही बोल रहे हैं। अपचयी प्रक्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस। याद रखिएगा अगर मान लीजिए अपचयी नहीं हो तो जैव रासायनिक प्रक्रिया भी आप टिक लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो। अन्यथा सबसे पहले सी नंबर सही है। अब आ जाइए, आपका सवाल है 23वां, किण्वन। किण्वन जिसे हम फर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है? किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की? अब देखिए अनोक्सी श्वसन का खोज किसने किया ये बता दीजिए। तो किण्वन कहिए या अनोक्सी श्वसन कहिए, इसकी खोज करने का किसे जाता है? तो हम बताएँगे कि भाई लुई पास्चर को जाता है, ईस्ट में खोजे थे, है ना? किसमें खोजे थे? ईस्ट में हुआ था, तो लुई पास्चर। आपसे पूछेगा 24 श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? बताइए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है, ये हम जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, ऑक्सीजन है, ये सब उनका होता है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं। इसमें हम बताएँगे श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के प्रकार के हिसाब से हम ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक श्वसन बोलते हैं, मतलब रिस्पिरेशन बोलेंगे। और एक होता है अनॉक्सी श्वसन, जिसे एनएरोबिक बोलेंगे। ठीक है? तो ऑक्सी श्वसन से सवाल पूछ रहा है। तो ये ऑक्सी जो ऑक्सी श्वसन है, जिसे एरोबिक बोलते हैं, तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? बताइए। क्या लैक्टिक अम्ल कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा, जल कहलाएगा या ग्लूकोज या एथनॉल कहलाएगा? तो हम सबसे अच्छा जवाब देंगे कि भाई लैक्टिक अम्ल हो या एथनॉल हो, ये सब जो है एनएरोबिक का अंतिम उत्पाद है। ठीक है? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और जल
जिसे हम जल को H2O बोलते हैं और CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है हमारा ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद, एंडिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बोल दीजिए। अब शब्दों के साथ मैं खेलता हूँ, तो आप भी शब्दों के साथ ही खेलिए, क्योंकि शब्द के साथ खेलिएगा तभी आपको याद होगा। और मेरा जो पढ़ाने का थोड़ा तरीका है, जो नए होंगे, पुराने होंगे तो वो समझ गए होंगे, जो नए होंगे वो थोड़े-से मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा होगा। मैं बताता हूँ कि मैं जो अशब्द बोलता हूँ या अशब्दों के साथ खेलता हूँ, शब्द को शुद्ध ना बोल के अशुद्ध बोलता हूँ, इसका कारण यही है कि आपको मेरे अशुद्ध शब्द को शुद्ध आप करते हैं, आपके माइंड में छप जाता है ना? तो मैं यहाँ पे जो गलत करता हूँ, आपके माइंड में जो लगता है कि सर गलत बोले, यहाँ पे सही है। क्वेश्चन आंसर को गलत नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन जो पढ़ता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ये ह्यूमन साइको है, समझ गए? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े कमेंट कर दें वो चलेगा, लेकिन मेरे तरीके को आप समझिए कि मैं किस तरह का करता हूँ। तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन आपको समझेगा। ये तरीका अपनाया है, ये हुआ है। इसलिए नौकरी लेना है तो आप इच्छा को जीना सीखिएगा, इच्छा को पाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं मिलता है। जी, मान लीजिए क्वेश्चन को आप ना समझिए तो देखिए क्वेश्चन आपको ही समझेगा, रिजल्ट भी देगा, ये मैं वादा करता हूँ। इसी को कहते हैं डिवाइन, इसी को कहते हैं मोटिवेशन, इसी को कहते हैं रास्ता। जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। फ़ील कीजिए, इच्छा जगाइए, ठीक है? क्वेश्चन को अपना समझिए, जैसे मैं समझता हूँ, फन करता हूँ उसके साथ, इसलिए तो तोड़-मरोड़ कर खेलता हूँ। सॉरी, अब मोटिवेशन के लिए मैंने बोल देता हूँ, कई लोगों को लगता है कि क्वेश्चन का तरीका कैसे पढ़ें, तो मैं बता दिया कि आप समझिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, क्वेश्चन को अपना समझिए, ठीक है? 26 क्वेश्चन नंबर है, अनोक्सी श्वसन के अंत में जो है क्या प्राप्त होता है? अब देखिए अनोक्सी श्वसन आ गया, ऑक्सी श्वसन में तो हम समझ गए भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब अनोक्सी आ गया तो इसमें 3 होंगे, पायरुविक अम्ल, एथनॉल और लैक्टिक अम्ल, ये तीनों की भूमिका होगी। हो सकता है ये दोनों ना देके एक ही दे दे, तो ये तीनों को ध्यान रखना होगा, ठीक है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद अगर पूछेगा ना, तो हम बताएँगे पायरुविक अम्ल, सॉरी पायरुविक अम्ल, एथनॉल, देखिए एथनॉल है, इथेनॉल भी होगा, एथनॉल भी एथ और यहाँ पे याद रखिएगा ए भी दे देता है कभी-कभी ए की जगह पे, ई की जगह पे, ठीक है? या लैक्टिक अम्ल। देखिए, अभी शब्दों के साथ खेले ना? अब देखिए 27 क्वेश्चन नंबर है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक की बात करेंगे। तब ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किन भागों में संपन्न होता है? लीजिए, ये ऑक्सी श्वसन जो है, अगर मान लीजिए उसकी क्रिया जो होती है, कोशिका के किस भाग में संपन्न होगा? तो हम बताएँगे कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किसमें होगा? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। 28 क्वेश्चन नंबर है अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? किस भाग में संपन्न होगा जी? बता दीजिए। 28 का आंसर क्या जवाब दीजिए? बताइए। तो अब देखिए अनोक्सी है, एनारोबिक की बात हो रही है। अब इसकी प्रक्रिया की बात हो रही है, जैसे कि ऑक्सी श्वसन का कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और इसका बताइए। तो हम बताएँगे सिर्फ साइटोप्लाज्म में, अनोक्सी श्वसन साइटोप्लाज्म। 29 क्वेश्चन। पेशी कोशिकाएँ अव्ययी श्वसन में ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए। अगर मान लीजिए अव्ययी श्वसन में पेशीय जो कोशिका होता है, सेल होते हैं, उसमें ग्लूकोज होते हैं। और ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है, जिससे ऊर्जा हमको मिलता है? तो हम बताएँगे लैक्टिक अम्ल में, ऑप्शन नंबर बी, है ना? अगर मान लीजिए 30वां प्रश्न की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य है, मनुष्य में हृदय की धड़कन का औसत दर अगर आपसे पूछे तो कितना बताइएगा? 70 बार प्रति मिनट बताइएगा, एक ही चीज़ है। अब आ जाइए 31 क्वेश्चन, ठीक है? अब एक्सपीरेशन बताएँगे। एक्सपिरेशन को हम बोलते हैं, एक्स मतलब कर दीजिए बाहर, तो बहू। अब देखिए ये शब्द जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। छवास बोलते हैं इसे, ठीक है? बहु छवास, श्वास से संबंधित है ना? एक्सपीरेशन में जो है बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जब हम बाहर की ओर साँस निकालते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जो है मात्रा कितनी होगी? बाहर निकालते समय, एक्सपीरेशन करते समय बाहर, है ना? साँस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो छोड़ने की प्रक्रिया में शब्द साफ-साफ, ठीक है? बताइए। तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का होगा? ये प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। बताइए, तो हम बताएँगे 17%। कितना प्रतिशत? 17% बाहर के लिए। 32 क्वेश्चन नंबर है, कौन-सी प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन, एरोबिक और अनॉक्सी श्वसन
एनारोबिक दोनों में समान रूप से होती है, बराबर होती है। तो हम जानते हैं उसके बारे में ग्लाइकोलिस क्या बोलेगा? ग्लाइकोलिसिस ऐसे बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्लाइकोलिस बोल दिया तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न में जो अब ये शब्द है थोड़ा बहुत टेढ़ा ही नहीं, टेढ़ा ही टेढ़ा है। इसे हम पढ़ते हैं श्वास, श्वास को अलग कर दीजिए, श्वास को अलग कर दीजिए, वाश अलग कर दीजिए, ठीक है? जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग ज़्यादा अच्छा है, तो ब्रीथिंग ही पढ़ेंगे। ब्रीथिंग के दौरान जो है गैसों का विनिमय विनिमय मतलब एक्सचेंज। तो ब्रीथिंग के दौरान गैसों का एक्सचेंज किसके माध्यम से होता है? तो हम जानते हैं कि सांस है, ब्रीथिंग है, समझते हैं तो कहाँ से होगा? फेफड़ा से संबंधित है सांस, तो फेफड़ा के माध्यम से होता है। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बात करते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो होता है, सेंटर जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी वाला, है ना? मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? हमारे दिमाग के किस भाग में होगा? बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो मानव का श्वसन दर प्रति मिनट तो हम जान गए 12 से 15 बार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और पूछ दिया है। मस्तिष्क के किस भाग में होंगे? बहुत बड़े सवाल हैं और ये सवाल आपके लिए है। बताइए, तो हम बता देंगे मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स के मध्य होते हैं, है ना? तो मानव शरीर का जो केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र, मस्तिष्क के किस भाग में होगा? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा या आप पोन्स के मध्य बता दीजिएगा, इन दोनों के मध्य ही होता है। चलिए, बीच में होता है। 35वां प्रश्न है फेफड़ों के ऊपर पाए जाने वाले आवरण, फेफड़ा को देखिएगा, उसके ऊपर पाए जाने वाला आवरण जो कवरिंग होता है, को क्या कहा जाता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। हम बता देंगे 35 का आंसर का जवाब दीजिए कि फेफड़ों के ऊपर पाए जाने वाला जो कवर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे प्यूरल कला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरल कला कहिएगा। ठीक है? 36 क्वेश्चन नंबर को मैंने थोड़ा-सा नहीं ध्यान दे पाया, ये हटा दीजिए, CO2 है ये, ठीक है? CO2 है, ठीक है? CO2 है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? मतलब CO2 का परिवहन होता है, तो किस रूप में होगा? ये सवाल पूछ रहा है। तो सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होगा, काम करेगा। चलिए, यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है बता दीजिए? अशुद्ध रक्त को ही हम डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें 2 भाग में बाँटा हुआ है, शिरा और धमनी के रूप में। शिरा को बाँटा गया है जिसे हम वेन बोलते हैं और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। दोनों का जो है फू-फूस शिरा बोल दीजिए, फू-फूस धमनी बोल दीजिए। जिसे हम आप याद करने के लिए इसे शॉर्ट में याद रखिए पुल, ठीक है? पुल ऐसे हम बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है? याद रखिएगा। तो याद करने के लिए, तो इसमें अगर अशुद्ध रक्त की बात होगी तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, धमनी होगा आंसर, ठीक है? इसके द्वारा होता है अशुद्ध रक्त का प्रक्रिया। अगर मान लीजिए 38 क्वेश्चन नंबर है कि फेफड़ों द्वारा जो शुद्ध किया गया रक्त है, जिसे ऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं, हृदय के किस भाग में पहुँचता है? बताइए, तो हृदय के किस भाग में पहुँचेगा? तो हम बताएँगे भाई बाएँ आलिंद में पहुँचता है। फेफड़ों द्वारा अगर शुद्ध रक्त की बात होगी तो बाएँ आलिंद को टिक लगाइएगा। किससे लगाइएगा? बाएँ आलिंद को। 39 क्वेश्चन नंबर है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद करने वाला अंग कौन-सा है? श्वसन मार्ग को बंद करने वाला अंग कौन-सा है बता दीजिए? 39 प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए। भोजन निगलते हैं तो उसमें हमारा श्वसन मार्ग होते हैं उसको बंद कर देता है, तो कौन करता है? ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यही काम करता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस को ही हम कंठ छद बोलते हैं, याद रखिएगा कंठ छद। और ये स्वर जो यंत्र होते हैं इसके ऊपर की भाग वो ऊपर मतलब शीर्ष पर स्थित होता है, याद रखिएगा। चलिए और भी तरीके हैं, वैसे बाद में बताऊँगा। आगे 40वां प्रश्न क्या है कि एक स्वस्थ मानव में प्रति मिनट औसत श्वसन दर अगर देखा जाए, ब्रीथिंग रेट देखा जाए, कितना होता है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे 12 से 15 बार होते हैं और क्या इससे ज़्यादा तो होने की आवश्यकता ही नहीं है श्वसन दर अगर प्रति मिनट देखें तो। और 41वां प्रश्न की बात करें तो किण्वन, किण्वन की खोज सबसे पहले किसने की थी बता दीजिए तो? तो किण्वन की खोज जिसे हम आप इसे किण्वन बोल दीजिए या फर्मिनेशन बोल दीजिए, ठीक है? तो इसका खोज करने वाला लुई पास्चर थे, ये हम जानते हैं। और 42 श्वसन क्रिया के दौरान वायु के किस घटक में कोई बदलाव नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया के दौरान वायु के किस घटक में कोई बदलाव नहीं होता है बता दीजिए? ये आपसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 42 का आंसर। तो बताइए, श्वसन श्वसन क्रिया जब होगा, उसमें वायु का घटक में कोई जो है बदलाव नहीं होगा, तो ये बताइए क्या होगा? बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता है, ये हम जानते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें,
ऑक्सीश्वसन की बात हो रही है, का अंतिम उत्पाद क्या है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे CO2, देखिए CO2 और H2O, H2O को जल कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, ये में तो हो ही नहीं सकता ऑक्सीश्वसन का। अनॉक्सी पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल में नहीं होता है। अगर 44 क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अनॉक्सी श्वसन की बात हो रही है, इसका अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है बता दीजिए? तो हम बताएँगे पाइरुविक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। ये देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया है ना, लेकिन अलग ढंग से थोड़ा कर दिए। 45 क्वेश्चन नंबर है, ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अलग होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो इसका कारण है कि O2 की कमी और CO2 की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण। 46 क्वेश्चन नंबर, 46 क्वेश्चन नंबर है, श्वसन को किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया माना जाता है? किस प्रकार का जैविक प्रक्रिया? तो जैविक प्रक्रिया मैंने बोला था, इसे हम अपचयी प्रक्रिया बोलते हैं, कैटाबॉलिक बोलते हैं। यही प्रक्रिया सही है, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, श्वसन प्रक्रिया अपचयी प्रक्रिया है, उपचयी प्रक्रिया नहीं। 47 क्वेश्चन बताइए। और श्वसन में जो है ऊर्जा के रूप में अगर देखा जाए तो एटीपी, याद रखिएगा भूमिका बहुत है। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किन भागों में पूर्ण होती है? बताइए, किन भागों में होगा? ऑक्सीश्वसन कब हो गया? बताइए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिका द्रव को हम साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 48 क्वेश्चन नंबर पूछते, 48 क्वेश्चन नंबर पूछे कि पेशीय कोशिकाएँ मेहनत के दौरान ग्लूकोज को किसमें बदलकर ऊर्जा बनाती है? बताइए, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं, इसे बदल कर क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। बताइए, बताएँगे? बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल के रूप में होगा, है ना? पाइरुविक सुने होंगे। चलिए, 49 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रीथिंग की बात करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट इसकी बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ब्रीथिंग के बारे में कौन-सा कथन सही है? बताइए ब्रीथिंग के बारे में। तो ब्रीथिंग के बारे में आपको याद रखना होगा सारा चीज़। सुनिए पहला, यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है, तो कोशिका के भीतर तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब बताइए, इसमें जो है एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, यही तो गलत हो गया। ये भी गलत है, ब्रीथिंग में। तो अब बताइए, इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, हाँ, यही बात सही है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है ब्रीथिंग में। यह एक रासायनिक क्रिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक भौतिक क्रिया है, कौन? ब्रीथिंग। यही अगर श्वसन में पूछता, रिस रिस्पिरेशन में, तो हम ये तीनों जो काटे वो सही हो। चलिए आगे देख लेते हैं। 50वां प्रश्न क्या है? 50वां है कि फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवेश करता है? तो अशुद्ध रक्त कहाँ से करेगा? दाएँ नीले से करेगा, है ना? दाएँ नीले से करेगा, ये हम जान गए। अगर पूछ ले 51 क्वेश्चन नंबर कि ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अलग होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यही है कि O2 की कमी होती है और CO2 की अधिकता होती है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है? 52 क्वेश्चन नंबर है श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की है? अरे भाई, उपचयी प्रक्रिया है, कैटेबॉलिक प्रक्रिया है। सॉरी, 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 सॉरी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अपचयी प्रक्रिया बोलकर मैंने उपचयी प्रक्रिया को टिक लगा दिया, ये गलत है। अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सांस का मतलब है कैटाबॉलिक, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि उसी में आता है। और किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीची लुईस पास्चर ने की थी। किसमें की थी? ईस्ट में की थी। ये तो पढ़ चुके हैं। 54 क्वेश्चन नंबर, श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? किस घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता? बता दीजिए। क्या तो नाइट्रोजन में कहाँ से होगा? देख रहे हैं क्वेश्चन को, नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की भूमिका इसमें कुछ नहीं। 55 क्वेश्चन नंबर है, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीश्वसन हो गया। देखिए, एरोबिक में 2 ही आएगा, CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर मान लीजिए अनॉक्सी पूछता तो लैक्टिक अम्ल भी होते, पारुविक होते, एथेनॉल होते। ठीक है? चलिए, जो ऑप्शन में है वही बताऊँगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? अनॉक्सी का तो देखिए पाइरुविक, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है? क्योंकि इतना से ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं ना। 57 क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किन भागों में संपन्न होती है? किन भाग में संपन्न होंगी? तो अरे भाई, ऑक्सी है तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, मतलब साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए। ऐसे भी कोशिका द्रव का इंग्लिश नाम है साइटोप्लाज्मा। अनॉक्सी श्वसन का बताइए कि प्रक्रिया किसमें संपन्न होगी? ओह हो! और किसमें होगा? अनॉक्सी क्या? सिर्फ अनॉक्सी का पूछ रहा है। बताइए, बताइए। तो देखिए साइटोप्लाज्मा ये होगा आंसर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे, इसमें दोनों होगा। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में अगर भाग पूछे तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे, ठीक है? और इसमें सिर्फ आपका हो जाएगा कोशिका द्रव। ध्यान रखिएगा, ठीक ना?
और आप पढ़े थे कि ऑक्सी अनोक्सी में जो ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे ना? ये दोनों में भूमिका निभाता है। चलिए, आगे चलेंगे। दोनों समझ गए, ऑक्सीटोसिन कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों टिक लगाइएगा। अनोक्सी में सिर्फ कोशिका द्रव लगाइएगा, साइटोप्लाज्म लगाइएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए 59 क्वेश्चन नंबर पूछते, 59 क्वेश्चन नंबर है कि अव्ययी श्वसन में पेशीय कोशिका ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करके ऊर्जा जो है उत्पाद करती है, बता दीजिए। तो ऊर्जा उत्पाद के रूप में अगर देखा जाए तो हम लैक्टिक अम्ल को ही टिक लगाना ज़्यादा बेहतर मानते हैं, है ना? चलिए। 60वां प्रश्न आ गया। 60वां प्रश्न देखिए, जिसे हम एक्सपीरेशन बोलते हैं। एक्सपीरेशन मतलब बाहर की ओर, ठीक है? तो एक्सपीरेशन बाहर निकलने वाली वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 17% देख रहे हैं? अब रिपीट करते जा रहे हैं। 61 क्वेश्चन नंबर है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को किन 2 श्वसन के बीच जो है समान कड़ी मानी जाती है? तो हम जानते हैं ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, ये हम जानते हैं दोनों के बीच की कड़ी है भाई, दोनों में। अगर मान लीजिए ब्रीथिंग की बात हो रही है, ब्रीथिंग के बारे में कौन-सा कथन जो है सत्य होगा? तो क्या ये कोशिका के भीतर होगा? नहीं, ये गलत है। क्योंकि ब्रीथिंग की बात हो रही है, तो ब्रीथिंग क्या है, ये भीतर नहीं होता, ये बाहर होता है, याद रखिएगा। हाँ, श्वसन जो होते हैं, ये मतलब रिस्पिरेशन जो होते हैं, रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं श्वसन को, वो कोशिका के भीतर होता है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो देखिए, इसमें एंजाइम की आवश्यकता ही नहीं होती है ब्रीथिंग में, श्वसन में होती है। अगर यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया, हाँ, ये भौतिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा, ये भौतिक प्रक्रिया है। ये अगर जैविक प्रक्रिया बोलता है तो गलत होता है, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है? और रासायनिक प्रक्रिया कौन है? श्वसन। ठीक है? श्वसन। तो याद रखिए इसमें ऊर्जा उत्पादन होते हैं? नहीं, ऊर्जा उत्पादन तो नहीं होता है। ठीक है? और ऊर्जा उत्पादन किसमें होगा? श्वसन में होगा, याद रखिएगा। तो ये दोनों का अंतर समझिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगर मान लीजिए 63 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मानव शरीर में श्वसन जो केंद्र होते हैं, सेंटर जो होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं बता दीजिए? तो हम बताएँगे मेडुला, ओब्लंगेटा और पोन्स होते हैं, पोन्स के बीच होते हैं। ये दोनों के बीच में पाया जाता है आपका श्वसन केंद्र। 64 क्वेश्चन नंबर देखिए, 64 है कि फेफड़ा के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो फेफड़ा के ऊपर जो पाया जाता है, उस आवरण को हम प्यूरल कला कहते हैं, ठीक है? जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। कला को मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर मान लीजिए 65 प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक CO2 देखिए ये CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? CO2 का परिवहन किस रूप में? तो सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना है। देख रहे हैं क्वेश्चन को? भोजन निगलते हैं, जब भोजन निगलते हैं तो उस समय जो श्वसन मार्ग हमारा है, किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो हम बताएँगे एपिग्लोटिक द्वारा बंद हो जाता है, जिसे हम कंठवक्ष भी कहते हैं। आगे चलिएगा 7 समान व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन का औसत मात्रा कितना होता है? बता दीजिए। हीमोग्लोबिन का औसत मात्रा बता दीजिए। तो बताएँगे 15 ग्राम बटा 100 मिल रक्त होते हैं। तो 15 ग्राम बटा 100 मिल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे पूछे यही बात, क्या पूछे? तो सुनिए, अगर पूछे श्वसन गुणांक मतलब क्वांटिटी की बात हो रहा है, का मापन जो हम किस यंत्र से करते हैं? श्वसन का अगर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है तो श्वसन को हम किस रूप में मानते हैं? मतलब मापते हैं, कैसे मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? है ना? ये भी पूछ सकता है, तो बताइए। तो अब श्वसन की बात हो रही है या मापने की बात हो रही है? बताइए। तो हम जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वही होगा, जिसका नाम हम थोड़ा-सा घुमा के लेंगे, जिसे हम गैनांक बोलते हैं, गैनांक बोलते हैं। ग गैनांक श्वसन मापी बोला जाता है, ठीक है? जिसे हम रिस्पोरोमीटर भी बोलते हैं। अगर गैनांक नहीं होता तो भी श्वसन मापी ही होता। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर 69 है कि इष्ट कोशिकाओं में पाइरुविक अम्ल का विभाजन किसमें होता है? किसमें हो जाएगा? बता दीजिए। इष्ट वाली बात हो रही है। देखिए, उस समय आप पढ़े थे, जिसे हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो वो ऑप्शन में हम डाले नहीं थे, मतलब ऑप्शन में था लेकिन मैंने बताया नहीं था, उसे हटा दिया था। तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल या CO2 में समझेंगे, ठीक है? तो ईस्ट की बात होगी, ईस्ट कोशिका की अगर बात करें जिसमें व्ययी श्वसन के दौरान होता है, जिसमें पाइरुवी का विभाजन होता है। विभाजन के समय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है? उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, एथेनॉल को ही हम बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं और इसी को एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथिल अल्कोहल ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 प्रश्न आ चुके हैं। एक NAD अणु के ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु निर्मित होते हैं? तो ये इसमें 3 बता देंगे। कितना बताएँगे? 3 बताएँगे। मतलब NAD अणु के ऑक्सीकरण में अगर एटीपी पूछे निर्मित होते हैं तो 3 होते हैं। अगर 71 प्रश्न पूछते, 71 पूछे कि ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु जो है अणु का शुद्ध लाभ होता है? बता दीजिए शुद्ध रूप से, बताइए। तो आप बता सकते हैं, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर देंगे, ठीक है? क्या देंगे? सी 36 या
38 एटीपी अणु, ठीक है? अब बताइए 72, 72 अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कुल कितने एटीपी अणु होंगे? ऑक्सी में तो हम समझ गए 36 से 38। अब इसमें बताइए अनॉक्सी में, तो इसमें 2 एटीपी बनेंगे। चलिए श्वसन गुणांक की बात हो रही है। श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए बताइए। बताएँगे श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? तो इसमें 1 होते हैं, ठीक है? 1 के बराबर होता है। चलिए 74, 74 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, ठीक है? वसा, फैट्स के श्वसन गुणांक जिसे हम आरक्यू का मान सामान्यतः कितने या कितना होता है? बताइए सामान्यतः कितना होता है? बताएँगे? इसका जवाब दीजिए। तो 0.7 से कम होते हैं, ठीक है? 77 प्रश्न, 77 प्रश्न है कि फेफड़ा में गैसों का एक्सचेंज विनिमय किन सूक्ष्म संरचना में होता है? किन सूक्ष्म संरचनाओं में या माइक्रो संरचनाओं में होते हैं? बता सकते हैं। तो हम बताएँगे कि ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के रूप में होते हैं वायु कोष्ठ बोलिए या कुपिका बोलिए या आप इसे एलवीओली बोल सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 76 क्वेश्चन नंबर पूछे हीमोग्लोबिन के अणु के साथ ऑक्सीजन के अधिकतम कितने अणु जोड़े जाते हैं? बताइए। हीमोग्लोबिन सुन रहे हैं? हीमोग्लोबिन के अणु के साथ ऑक्सीजन के अधिकतम कितने अणु जुड़े होते हैं? या जुड़ सकते हैं? बताइए। जुड़ सकते हैं बताइए। तो हम बताएँगे 4 अणु जुड़ सकते हैं। 27 क्वेश्चन में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय, जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, कि क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? बताएँगे तो विचलन के आधार पर है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे 78 क्वेश्चन नंबर 78 है कि रुधिर में मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का परिवहन जो होते हैं मुख्य रूप से किस रूप में होते हैं? परिवहन जो होता है मतलब जो प्रक्रिया अपना करता है आने-जाने का एक-दूसरे में, उसका परिवहन हम बताएँगे किस रूप में होता है? तो आप बता सकते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में हो सकता है। किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ना? बताइए, तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इसमें ये 70% मानते हैं कि इसी प्रक्रिया से 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलिसिस और किवरस चक्र के बीच की कड़ी जो है बताइए लिंक किसे कहा जाता है? बताइए, किवरस चक्र और लाइकोलिसिस बताएँगे। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी किसे बोलेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ठीक है? अब बताइए 80 प्रश्न आ चुके हैं। 80 प्रश्न है मानव शरीर में, ठीक है? एडम्स, एप्पल किसे कहा जाता है? बताइए। तो हम बताएँगे थोराइड उपस्थि को कहा जाता है, उपस्थि। अब बताइए 81 क्वेश्चन नंबर है केवरस चक्र की प्रक्रिया कोशिका के किस यहाँ पे अंग होना चाहिए, में संपन्न होता है बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। 82 क्वेश्चन नंबर कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान जंतुओं को या जंतु की पेशियों में कौन-सा उत्पाद जमा होने से थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही तो थकान महसूस होता है। चलिए 83 क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए कि अंतःश्वसन के समय जो है डायाफ्राम डायाफ्राम बोलते हैं, ऐसे डायाफ्राम बोल दीजिए, ठीक है? की जो है स्थिति कैसी होती है? डायाफ्राम की स्थिति कैसी होगी बताइए? चपटी होगी, कैसी होगी बताइए? तो हम बताएँगे चपटा होता है, फ्लैट होता है। अगर मान लीजिए 84 क्वेश्चन नंबर पूछते हैं, श्वसन की दर सबसे कम होती है, तो श्वसन की दर मतलब हमारा जो साँस लेने का जो रेट होता है, सबसे कम होती है कहाँ? सोते समय, खाते समय क्या कब होता है बताइए? 84 का आंसर का जवाब देंगे, तो हम बताएँगे सोते समय कम होता है। अगर मान लीजिए पूछे 85 क्वेश्चन नंबर 85 है कि फेफड़ा जो होते हैं, फेफड़े की कुछ क्षमता लगभग कितनी होती है? फेफड़ा की कुल क्षमता जो होती है, लगभग कितनी होती है? बताएँगे? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी 5000 से 6000 मिली। अगर 80 की बात करें 86 की बात करें, अंतःश्वसन के दौरान वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन शरीर के अंदर जाती है? तो अंतःश्वसन के दौरान वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन शरीर के अंदर जाती है? तो हम बताएँ तो 78% ठीक है? 87 क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है? अगर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है तो बताइए कौन कर सकता है? लगभग बताइए 87 का, तो ये करेगा प्लाज़्मा करेगा, साइटोप्लाज़्मा प्लाज़्मा प्लाज़्मा करेगा। अगर मान लीजिए पूछ ले प्लाज़्मा को दिएगा। अगर पूछे 88 मानव श्वसन तंत्र में जो कंठ होते हैं, का मुख्य कार्य क्या होता है? कंठ का बताइए। 88 तो होगा ध्वनि की
उत्पन्न करता है कंठ, ये हम जानते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर, श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा किस रूप में निकलती है? मुक्त जो होती है ऊर्जा, वो निकलती है उसमें ऊर्जा के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। अब 90 प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम सीओ बोलते हैं, सीओ को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO2 लग गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनती है, जो बहुत विषैली होती है? बताइए, क्या बन सकता है? तो ये बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा, याद रखिएगा। 91 क्वेश्चन नंबर दीजिए, जिसे हम एक्सपीरेशन बोलते हैं। एक्सपीरेशन में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछे कितना होगा, तो हम बताएँगे 17%। कितना प्रतिशत बताइएगा? 17% बताइए। अगर मान लीजिए पूछे 92 क्वेश्चन नंबर, 92 पूछे, तो बताइए किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? ऊतक द्रव में तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण जाती है। ठीक है? ये हो गया आंसर। 93 क्वेश्चन नंबर, किण्वन। किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लीफ पास्चर ने। कहाँ की? ईस्ट में की। 94 क्वेश्चन नंबर, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बताइए। 94 का आंसर भिजवा दीजिए। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट्रोजन। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वायुमंडल में कितना है नाइट्रोजन बताइए तो? अभी जस्ट पढ़े हैं। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीश्वसन का, एरोबिक का, बताइए। अंतिम उत्पाद पूछे, तो बताएँगे CO2 और H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। और अनॉक्सी श्वसन का बताइए तो? प्रक्रिया कोशिका में किस भाग में उत्पन्न होती है? अनॉक्सी, ये सब पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं अनॉक्सी जो है अनॉक्सी जो है जिसे एनाएरोबिक बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया अगर कोशिका में किस भाग में संपन्न होती है अगर पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइए। तो साइटोप्लाज्मा के रूप में होगा। ऑक्सी होगा तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा। अलग-अलग रहे तो याद रखिएगा अलग-अलग मान लीजिए दे दे, ऑक्सी अनॉक्सी में मान लीजिए ऑक्सी में अनॉक्सी में आपको कोशिका द्रव है, यहाँ पे ऑक्सी दे दे तो दोनों हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए दोनों दे ले रहे, तो सबसे पहले आगे इसको लगाइएगा ऑक्सी में और इसे लगाइएगा अनॉक्सी में, ठीक है? ये भी तरीका मैंने बता दिया। 97 97 है कि अवयवी अवयवी श्वसन में पेशीय कोशिकाएँ ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती है? मतलब नहीं है। मतलब है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। चलिए 98 क्वेश्चन हुआ कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स में होते हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स के मध्य होते हैं, बीच में होते हैं। 99 प्रश्न, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग जो होते हैं, उस किस अंग द्वारा बंद होते हैं? तो एपिग्लोटिस द्वारा होते हैं, जो कि कंठ वक्ष भी बोलते हैं। याद रखिए 100 प्रश्न की बात करें, 100वां प्रश्न है कि फेफड़ों के ऊपर पाए जाने वाला आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के ऊपर पाए जाने वाला आवरण को क्या कहिएगा? तो बताएँगे प्यूरल कला या प्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। 101 प्रश्न, मानव शरीर में सार्वत्रिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है बताइए? तो सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। 102 प्रश्न, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो धमनी द्वारा, ठीक है? शुद्ध का बताइए? 103 इष्टकोशिकाओं पायरुविक अम्ल का विभाजन एथिल अल्कोहल और CO2 के रूप में होगा। एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं। चलिए श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? तो हम बताएँगे ये गैगनॉग श्वसन मापी जिसे हम रेस्पिरोमीटर बोलते हैं। 105 प्रश्न, फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? बताइए। तो हम बताएँगे वायु कोष को ही कहा जाता है जिसे हम एल्वो या एल्वेओली बोलते हैं। एल्वेओली बोला जाता है, याद रखिएगा। 106 प्रश्न, कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहिएगा। केवरस चक्र की खोज किसने की थी? हैंस केवरस ने की थी, 1937 में किए थे। शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? बताइए। तो हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या ये बात सही है? बताइए। 109वां प्रश्न है, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबर
ट्यूबरक्यूलोसिस याद रखिए क्षय रोग होता है। और 110 प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि फेफड़ों के कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताएँगे क्वाड 60 का प्रयोग करते हैं। 660 भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गए आपके क्लियर। तो ये हो गए आपके श्वसन तंत्र से। अब नेक्स्ट आएँगे, देखते हैं कौन-सा वीडियो है, लेकिन है बायोलॉजी का, इसके बाद खत्म करने के बाद बायोलॉजी को एक साथ दे देंगे। उसके बाद आने वाला है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू आएगा, फिर जल्द ही आपको संपूर्ण थ्योरी से आएगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि मैं फन, कॉमेडी और अशुद्ध शब्दों के साथ खेलूँगा और आपको याद करवाऊँगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे, क्योंकि आप हैं, तभी नलिन अकेडमी है, अन्यथा नहीं है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, राधे-राधे, जय श्री राम।